हेलो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब if the multiplication of two vectors gives a scalar, then it is called scalar product। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिल जाए तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी होगी, क्या होगी? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही मिले तो हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के हिसाब से इसका नाम डिसाइड किया गया है। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर अगर प्रोडक्ट स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर अगर प्रोडक्ट वेक्टर आए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कितने सारे नाम हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज करके जाएंगे। एग्ज़ाम में आप पढ़ के गए क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये पढ़ के गए, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ के गए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया फाइंड आउटर प्रोडक्ट। अब आपको आउटर वर्ड तो आपने पहली बार सुना, ये आउटर क्या होता है? अरे आउटर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फाइंड इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, अरे इनडायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी आपको इसके नाम याद होना चाहिए, इतना सारा पढ़ना चाहिए। एग्जाम में कितना भी चेंज करके दे दें, अगर आपके पास इतना नॉलेज होगा तो आप उस क्वेश्चन को कैच कर लेंगे, आप जल्दी पकड़ लेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ को डिसाइड करके जाओगे कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यस, चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। यस, बताइए, मैंने अभी क्या बताया? वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के ये तो दो नाम हो गए, एक तो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। दो और नाम क्या है? इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, और क्या बताया है? इनडायरेक्ट के बताया इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, और क्या बताया? आउटर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। तो आप याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट को लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और कितने तरह से लिख सकते हैं ये आपको बता रहा हूँ मैं। इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मॉड ऑफ ए, अगर इसकी लेंथ एन कैप का मॉड अगर हो जाए 1, तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू 1। इसकी अगर वैल्यू मॉड इसका 1 हो जाए, यूनिट वेक्टर हो जाए, यूनिट, अगर एन कैप यूनिट वेक्टर हो, यूनिट ने उसकी लेंथ 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक में होते हैं, उस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डिटेल बात करते हैं और डिटेल समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, नोट करते जाएं, इसको हटाना है मुझे। देखिए ये बताना भूल गया मैं आपको, ए वेक्टर का बी की तरफ, अब जब ए का बी की तरफ हम प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे जाता है ये बता रहा हूँ। देखिए रेड पेन से बता देता हूँ। ये देखिए ये गया इधर, ओके, ये जाएगा इधर, ओके। तो ये बता दिया मैंने कि अगर ए का बी की तरफ है तो पूरा डायरेक्शन का खेल है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है। एक चीज़ याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव। अब बोले सर क्लॉकवाइज, याद एंटी क्लॉकवाइज रख लो ना, उसके अलावा क्लॉक आए तो नेगेटिव हो जाएगा। हम दो चीज़ याद रखते हैं इसलिए कन्फ्यूज़न होता है, एक चीज़ याद रखें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ए क्रॉस बी यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये थंब रूल के हिसाब से ही बता दिया मैंने। ये ए का बी की तरफ से बुक में भी है, एनसीईआरटी पे भी बना हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 449 पेज पर
डायरेक्शन दे रखी है, किस डायरेक्शन में एंगल आएगा, ये पूरा प्रॉपरली करके बताया गया है। इस तरह से प्रॉपरली आपको थंब रूल बताया गया है। इस थंब से, ये जो थंब होता है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है, और ये बताता है वेक्टर किधर जा रहा है। ये देखिए ये उंगलियां मुड़ी, इसका मतलब इधर की तरफ वेक्टर जा रहा है। ओके, यस। तो ए का बी की तरफ, तो आप अगर प्रॉपरली पढ़ेंगे तो बुक में पेज नंबर 449 पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई, हटा दें इसको, लिख लिया होगा सबने। अब बात करते हैं सर अगर ए वेक्टर की बात करें सर, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, मुझे बताइए ए वेक्टर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। दो केस है, नंबर 1 या तो 0 डिग्री बनाएगा, या तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, या 180 डिग्री का एंगल बनाएगा ए के साथ में, ठीक। अब देखते हैं हमने क्या डेफिनेशन देखी थी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं ए वेक्टर के साथ में 1a इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू a क्रॉस a इज इक्वल्स टू ये a इंटू 0 इंटू एन कैप, तो a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की वैल्यू होगी 0। यानी कि यहाँ पे 0 रखो या 180 रखो, पाए रखो, उस केस में दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी जब भी पैरेलल वेक्टर्स आए, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स जब भी बात करें, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में a क्रॉस a की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखिए। a क्रॉस a की वैल्यू 0 होती है, क्रॉस याद रखिए। ये पैरेलल वेक्टर की बात कर ली। अगर परपेंडिकुलर की बात करें, हटा दें इसको, अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड पर देखिए। अगर आपको परपेंडिकुलर कंडीशन दे दें तो परपेंडिकुलर कंडीशन में इस तरह से होता है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप होता है, एन कैप फाइंड आउट करना है। ऐसा डायग्राम बना दिया मैंने, इस तरह से गया, ये आगे की तरफ जाएगा ये। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाए तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 1 इंटू एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एन कैप। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन कैप। ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर किस तरह से करते हैं उसको भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। चलिए, इसका पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 449, 450 और 451, इन तीनों पेज पर इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़िए। ये पूरा वीडियो मैं आपको इस पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल। अगले वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पर मेन अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है। एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, पर ये मेन चीज़ है, अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया, एक एक चीज़ कर ली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। तो एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, देखिए आगे। अब अपनी बात थी कि सर ए क्रॉस बी का मतलब है ए का बी की डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं, देखिए ना, ए क्रॉस बी मतलब ए का बी की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये याद रखिए, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। यानी कि ए और बी की अगर पोजीशन बदल जाती है तो आंसर नेगेटिव आता है, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ फिर से याद दिला रहा हूँ आपको कि स्केलर में क्या होता था, स्केलर में हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तो स्केलर की पोजीशन बदलने पर उसका आंसर चेंज नहीं आता था। इसलिए हम बोलते थे कि स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, क्रम विनिमय नियम का पालन करता था डॉट प्रोडक्ट।
पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस है, ये याद रखिएगा। यस, फिर आगे हम बात करते हैं कि अगर इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो किस तरह से करेंगे। बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। इसके यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से इसका पूरा चार्ट बना के बता रहा हूँ मैं आपको। आपने ले लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड। इसके अलोंग आई है, इसके अलोंग जे है, इसके अलोंग के है। ठीक है, आई और जे के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन आई एंड जे 90 डिग्री होता है। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, और आई के बीच में आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है। सर कैसे 0 होती है, अरे अभी बताया था ए क्रॉस ए की वैल्यू 0, वैसे आई क्रॉस आई 0 होता है। इन सब चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है, इन चीज़ों को याद रखने का ये तरीका है, आप ये सर्कल बना लीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए आई, लिख दीजिए इधर जे, लिख दीजिए इधर, लिख दीजिए के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आई जे के, ये आई जे के जो है वो एक के पीछे एक रन कर रहे हैं। जैसे आई दौड़ रहा है जे के पीछे, जे दौड़ रहा है के पीछे, तो के किसके पीछे जाएगा, आई के पीछे। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं। अगर आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट का चार्ट बनाना है तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। ऐसा मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही चार्ट आपको बनवाया था। चलिए, ये हो गया आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलिए, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है, 0, आई क्रॉस आई 0। अब चलें आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे आगे क्या आ रहा है, के, तो यहाँ आ जाएगा के। आगे देखना, आई क्रॉस जे करेंगे तो आगे वाला उसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर देखिए आई क्रॉस के, ये आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, तो सर उल्टा जा रहे हैं तो जाएगा माइनस जे, उल्टा जा रहा है तो माइनस जे। सिंपल सी बात। जे क्रॉस आई कहाँ है, जे, ये रहा जे क्रॉस आई ने उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के। ओके, फिर क्या है, जे क्रॉस जे 0, फिर क्या आएगा, जे क्रॉस के यानी आई, जे क्रॉस के यानी आई, उसी डायरेक्शन में आगे वाला लेना है आपको। कितना आसान काम है। चलिए इधर देख लीजिए, के क्रॉस आई, तो जे हो गया। के क्रॉस जे कहाँ गया, के क्रॉस जे, माइनस आई हो जाएगा, उल्टा चलकर तो माइनस आ जाएगा। यस, फिर क्या है, के क्रॉस के 0। आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी अगर आपको ये याद है। तो ऐसा ही मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में भी इसी तरह का चार्ट बनवाया था। ऐसा ही चार्ट अगर आप यहाँ पर याद रखेंगे तो इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आपको जल्दी से समझ में आएंगे। तो इस तरह से ये बना लिया होगा। तो आई क्रॉस आई तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर ये चार्ट आपने रफ कॉपी में बना लिया, एग्ज़ाम में रफ पेज पे बना लिया, पीछे एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, कभी याद नहीं हो तो ऐसे कोई ट्रिक से अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, ये दोनों टेबल्स आपको मैंने क्रॉस और डॉट दोनों की टेबल आपको डिटेल बता दी है। चलिए,
तो इतनी चीज़ें काफ़ी है आपके लिए। अब इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा दो इसको जी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, ये भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ज्योमेट्री में क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा जाए तो वो सिंपल सी बात है। अगर आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सिंपल से फॉर्मूला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल दें, तो वेरी सिंपल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाल दिया आपने। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत काम आने वाले हैं आपको, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायगोनल वाइज दे रखें, अगर आपसे बोलें कि एक पैरेललोग्राम है उसके 2 डायगोनल है, रोम्बस है उसके 2 डायगोनल है, तो उसका भी फॉर्मूला हाफ D1 क्रॉस D2। अगर डायगोनल दें तो अगर डायगोनल आपको दें, अगर आपको ये तो एरिया कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, कभी आपको ये ऐसा डायगोनल दे दें तो आपको डायगोनल ये ए बी सी डी, आपको ए सी डायगोनल दे दें, बी डी डायगोनल दे दें, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए सी क्रॉस बी डी, इसका मॉड, पहले ए सी क्रॉस बी डी निकालेंगे फिर उसका मॉड निकल जाएगा। यानी इतनी सिंपल चीज़, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। और भी कोई चीज़ है आप देखिएगा, 449, 450, 452, ये 51, 52, इन सब पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। अब देखिए पेज नंबर 452 पर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 22 सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो या पहले वेक्टर निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्या लगाते हैं, हम मैट्राइसेस लगाते हैं। देखिए जरा मैट्राइसेस लिख दिया आई जे के, फिर पहला ए है तो पहले ए के कोऑर्डिनेट 2 1 3, फिर दूसरा बी है तो बी के कोऑर्डिनेट 3 5 -2, ये पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका हम क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। तो मॉडुलस का मतलब मालूम है, अंडर रूट ऑफ करके स्क्वायर करते हैं, आई जे के साथ जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो उसके साथ उसका मॉडुलस निकालते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने मैट्राइसेस चैप्टर अच्छे से किया है तो मैट्राइसेस का इसमें बहुत यूज़ होगा। मैट्राइसेस की हेल्प से आप ये सवाल कर सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23 भी बहुत IMP लगा लीजिए, 24 भी IMP। 24 में देखिए ए बी सी है, पहले आपको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर अभी बताया था, बताइए ए बी वेक्टर ने क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर का मतलब क्या है, ए सी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद रखना, सॉल्व एग्जाम्पल में कोई चीज़ डायरेक्ट दे रखी है तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है कि उसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर, अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज अप्रोच करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। 50% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स है उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल पहले कर लिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व की, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 24 भी IMP है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 की बात करते हैं। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, अभी जस्ट बताया था मैंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, वही चीज़ आ गई अपने सामने, देख लीजिए। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैट्रिक्स की हेल्प से जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बाद क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी एडजेसेंट जो साइड है उस एडजेसेंट साइड का लेंथ निकालते हैं। तो एडजेसेंट साइड का पहले क्रॉस प्रोडक्ट की हम लेंथ निकालते हैं। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एडजेसेंट साइड दे रखी है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डायगोनल दे रखे हो। ये ध्यान रखना, डायगोनल दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और एडजेसेंट साइड दे रखे तो ये फॉर्मूला लगेगा।
इस तरह से इस वीडियो में हमने केवल वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आउटर प्रोडक्ट यानी कि इनडायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समझा है। अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किए। एक्सरसाइज 10.4 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप ये जो वीडियो है कम से कम 2-3 बार देखें और नोट्स को रिवाइज करें। एनसीईआरटी के जो पेजेस बताएं उस पेजेस को बार बार फोकस करें, रीडिंग लगाएं, उसको समझें और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।